हेलो एवरीवन। सो ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर है। क्लास 11th में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी होती है और एनाटमी भी पढ़नी होती है। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे यानी जो एंजियोस्पर्म्स होंगे वो बाहर से कैसे दिखते हैं, और एनाटमी का मतलब होता है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो अंदर से कैसे दिखेंगे। सो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से कैसा दिखता है कोई चीज़, और एनाटमी का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारा फर्स्ट जो चीज़ एनसीईआरटी ने बताई है कि सारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वैसे तो वो बहुत अलग अलग हैं, हर प्लांट एक दूसरे से अलग है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें उनमें कॉमन है वो है उनका लीफ का प्रेजेंट होना, स्टेम का प्रेजेंट होना, रूट का प्रेजेंट होना, फ्लावर का प्रेजेंट होना। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है रूट। अब सबसे पहले एनसीईआरटी ने कहा है कि मोस्टली जो मेजॉरिटी में जो डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब पहले तो हमें डाइकॉट और मोनोकोट समझना होगा क्या होता है। तो जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स। अब मोनोकोटिलेडॉन्स में क्या होगा, एक कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, और डाइकोटिलेडॉन्स में दो कोटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कोटिलेडॉन क्या है, कोटिलेडॉन जो होता है वो पार्ट होता है जो फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब हमें पता है कि एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो जो है उसे अगर ग्रो करके फाइनली एक नया प्लांट बनाना है तो ज़रूरी है कि उसको फूड भी मिलना चाहिए, और फूड उसको कहाँ मिलेगा, जो कोटिलेडॉन के अंदर स्टोर है उससे मिलेगा। तो कोटिलेडॉन का काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का। डाइकोट के अंदर हमारे पास दो कोटिलेडॉन प्रेजेंट होंगे जो कि फूड स्टोरेज का काम करेंगे, और डाइकोट के अंदर कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा, टैप रूट सिस्टम। अब होता क्या है टैप रूट सिस्टम में कि रेडिकल होता है। अब हमारा जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो के पास दो चीजें होती हैं, एक रेडिकल और एक प्लम्यूल। रेडिकल जो होता है वो हमेशा रूट बनाएगा, और प्लम्यूल जो होता है वो हमेशा शूट यानी स्टेम बनाता है। अब रेडिकल जो है वो बनाएगा प्राइमरी रूट। तो यहाँ पे आपको जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट से जो आपकी रूट्स साइड में निकलेंगी, साइड का मतलब होता है लेटरल, लेटरल में जो आपकी रूट्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स या फिर सेकेंडरी रूट्स। और उन सेकेंडरी रूट्स के ऊपर और जो फर्दर रूट्स निकलेंगी उनको हम बोलेंगे टर्शरी रूट्स। तो रेडिकल ने बनाया प्राइमरी रूट जो कि हमारी मेन रूट है, उसके साइड में जो रूट्स निकली हैं उनको हम बोलेंगे लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स, और उनके ऊपर फर्दर जो रूट्स निकली हैं उनको हम बोलेंगे टर्शरी रूट्स। अब टैप रूट सिस्टम अगर पूछा जाए कि कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है तो टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है मस्टर्ड के अंदर। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चली, पहला कि मस्टर्ड के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है, और दूसरा कि मस्टर्ड जो है वो एक डाइकॉट प्लांट है यानी उसमें दो कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट है। अब टैप रूट सिस्टम के बाद सेकंड है हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे भी प्रेजेंट तो होती है प्राइमरी रूट, यानी रेडिकल ने प्राइमरी रूट तो बनाई है पर वो प्राइमरी रूट बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब बहुत कम टाइम तक जिंदा रहेगी। उसके बाद इस प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर दिया जाता है एक बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, मतलब इस प्राइमरी रूट की जगह ही अब बहुत सारी और रूट्स आ जाएंगी। और वो रूट्स आएंगी कहाँ से, जो स्टेम होता है स्टेम के बेस से आएंगी वो रूट्स। तो ये जो बहुत सारी रूट्स आई है ना प्राइमरी रूट की जगह, उनको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट्स, और इस रूट सिस्टम को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम हमारा प्रेजेंट होता है वीट के अंदर जो कि एक मोनोकोट प्लांट है। तो यहाँ से फिर से हमें दो बातें पता चली कि वीट जो है वो एक मोनोकोट प्लांट है यानी उसमें सिर्फ एक कोटिलेडॉन प्रेजेंट है, एंड उसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। थर्ड रूट सिस्टम है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा कि रूट जो है वो प्लांट के दूसरे पार्ट से निकलती है, रेडिकल से नहीं निकलती। जब रूट रेडिकल से ना निकल के प्लांट के किसी और पार्ट से निकलती है तो उस रूट सिस्टम को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम तीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री के अंदर। कहाँ कहाँ पर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री के अंदर।
अब हमें देखना है कि रूट सिस्टम जो हमने पढ़े हैं उनका फंक्शन क्या क्या है। पहली बात कि रूट जो होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करती हैं, मतलब मिट्टी से वाटर को और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, रूट्स का। सेकंड, अब कोई भी प्लांट कहीं मिट्टी में खड़ा हुआ है तो वो किसकी हेल्प से खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी रूट्स ने मिट्टी को पकड़ के रखा है। तो ये एनकरेज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, ताकि वो मिट्टी में एक जगह खड़ा रह सके। थर्ड क्या है कि रूट्स जो हैं, कई रूट्स ऐसी होती है जो अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती हैं। फोर्थ है कि रूट्स जो हैं वो पीजीआर का सिंथेसिस करती हैं, पीजीआर बनाती हैं। पीजीआर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर इन्हें हम बोलेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उस तरीके से प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जिन्हें कौन सिंथेसाइज करेगा, रूट सिंथेसाइज करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजंस ऑफ रूट, कि रूट में कौन कौन से रीजंस प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट, जब हम देखते हैं इस टॉपिक में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो जो हमारी रूट होती है, अब रूट ही वो पार्ट है प्लांट का जो मिट्टी के अंदर जाता है। तो मिट्टी को चीरते हुए रूट को अंदर जाना है। तो अब अगर उसको चीरते हुए मिट्टी को अंदर जाना है तो ज़रूरी है कि वो रूट कवर्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। तो रूट को कवर करने के लिए जो रूट का एपेक्स है, एपेक्स मतलब टिप, तो जो रूट की एपेक्स है वो कवर्ड होती है रूट कैप की हेल्प से। रूट कैप क्या करता है, जो रूट की टिप है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। टेंडर एपेक्स ऑफ रूट का मतलब क्या है कि रूट का जो एपेक्स पार्ट होता है, जो टिप पार्ट होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो उसको प्रोटेक्टेड रखने की जरूरत है। तो उसको प्रोटेक्टेड कौन रखेगा, रूट कैप। और रूट कैप खुद कैसा स्ट्रक्चर है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, नुकीला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि रूट जो है उसे सॉइल के अंदर जाना होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। क्यों की जाए प्रोटेक्शन प्रोवाइड, क्योंकि रूट का जो टिप होता है वो बहुत टेंडर होता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होगा। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है रूट कैप, जो कि थिम्बल लाइक यानी पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद रूट के अंदर जो पहला रीजन प्रेजेंट है वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है, वो हमने रूट कैप देख लिया कि रूट के टिप पे क्या प्रेजेंट है, रूट कैप। उस रूट कैप के थोड़ा सा मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला एरिया प्रेजेंट होगा। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे इस एरिया में जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, पहली बात वो बहुत छोटे होंगे, दूसरा उनकी वॉल बहुत थिन होगी, और थर्ड उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा, गहरा होगा, गाढ़ा होगा मतलब। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो लिविंग मटेरियल होता है सेल का, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और जैसा कि ये सेल्स हमने देखा मेरिस्टेमेटिक एरिया में प्रेजेंट हैं, तो ये सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं, लगातार डिवाइड करते रहेंगे। तो ये था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो हमने क्या देखा कि रूट की टिप पे प्रेजेंट है रूट कैप, उसका थोड़ा सा मिलीमीटर ऊपर प्रेजेंट है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वहाँ के सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब जो हमने रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखा था, उसी के पास में प्रेजेंट होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, मतलब पास में। उसके बाद जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए। यहाँ के जो सेल्स हैं वो लगातार लंबे होते रहेंगे, मतलब उनमें इलोंगेशन होगा और एनलार्जमेंट होगा। अब इलोंगेशन होना मतलब लंबा होना, और एनलार्जमेंट होना मतलब बड़ा होना। तो यहाँ के जो सेल्स हैं वो इलोंगेट होंगे और एनलार्ज होंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि रूट की लेंथ वाइज ग्रोथ होगी। तो अगर क्वेश्चन आए कि रूट के किस रीजन की वजह से रूट की लेंथ वाइज ग्रोथ होती है, तो आंसर विल बी रीजन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड है हमारे पास रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास में ही रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट होता है। और जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, यहाँ पे ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन होता है और मैचुरेशन होता है। किसके अंदर, सेल्स ऑफ इलोंगेशन के अंदर। जो सेल्स ऑफ इलोंगेशन थे उन्होंने रूट की लेंथ वाइज ग्रोथ करा दी। अब रूट ने मान लो 2 मीटर की हाइट, वैसे 2 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, सपोज उसने 20 सेंटीमीटर की
लेंथ जो है वो अचीव कर ली। तो अब जो बिल्कुल टॉप वाला पार्ट होगा रूट का, वहाँ के जो सेल्स ऑफ इलोंगेशन होंगे, वहाँ के वो सेल्स जिनके अंदर इलोंगेशन हुआ है, अब उन सेल्स में डिफरेंशिएशन हो जाएगा और वो मेच्योर हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन होने का मतलब क्या है कि अब वो सेल्स और डिवाइड नहीं करेंगे, अब रूट की लेंथ में और इंक्रीज नहीं होगा। जहां भी डिफरेंशिएशन वर्ड आ जाए, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अब डिवीजन बंद हो गया है, अब आगे और सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे और वो मेच्योर हो गए हैं। तो डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन किस एरिया में होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। अब ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहीं के कुछ एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर्स बना देते हैं, और ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो रूट हेयर्स कहाँ से निकले हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन के एपिडर्मल सेल्स से निकले हैं। और रूट हेयर्स कैसे होंगे? थ्रेड लाइक होंगे। ये बहुत फाइन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, डेलिकेट होते हैं, मतलब बहुत वीक होंगे। इनका काम क्या है? सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना। इस डायग्राम के अंदर एक बार रीजन्स ऑफ रूट्स देखो, तो सबसे जो टिप वाला पार्ट है वो है रूट की टिप, उसके ऊपर रूट कैप प्रेजेंट है जो कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर था। उसके थोड़ा सा मिलीमीटर ऊपर ही प्रेजेंट होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ के सेल्स लगातार डिवाइड करते रहेंगे। उसके प्रॉक्सिमल ही प्रेजेंट होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, वहाँ के सेल्स में एनलार्जमेंट हुआ है और इलोंगेशन हुआ है। उसके थोड़ा सा पास में ही प्रेजेंट होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वहाँ के सेल्स ने अब डिफरेंशिएशन कर लिया है और मैच्योर हो गए हैं। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के ही एपिडर्मल सेल्स से निकले हैं रूट हेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, और ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है, नई एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स जो हैं वो अपनी शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली रूट का फंक्शन क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना और प्लांट के अंदर उसको कंडक्ट करवाना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना। लेकिन कई बार रूट्स जो हैं वो अपने इस काम के साथ साथ और अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, जिससे वो और दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं क्या क्या काम करने के लिए? प्रोवाइड करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। तो 3 चीज़ों के लिए रूट में मॉडिफिकेशन हो सकता है, यानी चेंज हो सकते हैं। वो 3 चीज़ें हैं सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद कैरेट और टर्निप, ये 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर टैप रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो कैरेट और टर्निप ये और कुछ नहीं है बल्कि ये टैप रूट्स हैं। थर्ड है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो टैप रूट्स हैं और एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये क्या करती हैं? ये स्वेल हो जाती हैं। क्यों स्वेल हो जाती हैं? फूड को स्टोर करने के लिए। तो कैरेट और टर्निप के अंदर है टैप रूट्स और स्वीट पोटैटो के अंदर है एडवेंटिशियस रूट। ये स्वेल हो गई हैं, किस लिए? फूड को स्टोर करने के लिए।